जिंगा लाला स्टोरीज। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सिंड्रेला अपने पिता कमल और माँ सुमन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सिंड्रेला के पिताजी एक किसान थे जो अपने पुरखों के खेतों में खेती किया करते थे और दिन भर गली गली सब्जी बेचा करते थे। खेती बाड़ी से कमल को उतना मुनाफा नहीं होता था जिससे वह अपनी बिटिया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। इसीलिए सिंड्रेला घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करती थी। कमल दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी बेटी के सपने सच नहीं कर पा रहा था। एक दिन कमल सेठ मूलचंद से बात करके अपनी पत्नी सुमन के लिए झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेता है। सेठ मूलचंद एक लालची और खड़ूस आदमी था। वह मात्र 2000 रुपए महीने पर सुमन को काम पर रख लेता है। अगले दिन से सुमन सेठ के पास नौकरी के लिए चली जाती है। सेठ जब सुमन को अपनी ललचाई हुई आंखों से देखता है तो उसे सुमन से एक ही पल में प्यार हो जाता है, क्योंकि सुमन एक सुंदर, संस्कारी और सरल औरत थी। इसीलिए वह सेठ के पास केवल काम से ही मतलब रखती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सेठ सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हें पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप बड़े लोग हो, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे आंख मिलाकर बात कर सके। सब ठीक है, बस घर पर एक बेटी है जिसका स्कूल में एडमिशन कराना है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम उसका एडमिशन करा सके। तुम इतनी कम उम्र में घर की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? बदले में मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करवा दूंगा। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं शादीशुदा हूँ और हमारे संस्कारों में किसी पुरुष से दोस्ती रखने की इजाजत नहीं होती। देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सुमन एक संस्कारी पतिव्रता महिला थी। वह अपना काम करके सीधा अपने घर चली जाती है। आज सुमन कुछ उदास बैठी थी। क्या बात है सुमन, क्या कोई बात हो गई क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। नहीं सिंड्रेला के पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वह आज सेठ के यहाँ कुछ काम ज्यादा था जिस कारण मैं जरा थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब हमारी बिटिया सिंड्रेला बड़ी हो गई है। वह घर का काम देख लिया करेगी। तुम घर पे आराम किया करो। और इस तरह रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, परंतु सुमन को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि अब उसे सेठ की बातों से डर लगने लगा था। इसी तरह सुबह भी हो जाती है। कमल और सुमन दोनों अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। सुमन आज भी हमेशा के घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सेठ उसके पास आता है और कहता है, सुमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देखकर अच्छा लगा। अब तुम यह घर की साफ सफाई मत किया करो। मुझे तुम्हारे कोमल हाथों को इतना काम करता देख बहुत बुरा लगता है। सेठ जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, कृपया अपनी तहजीब न भूलें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे दोस्ती करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। कृपया मुझे काम करने दें। सेठ सुमन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन उससे बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन सुमन जब काम पर नहीं आती तो सेठ गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये सुमन अपने आप को कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। लगता है मुझे इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना होगा। तभी सेठ के मन में कुछ प्लान आता है और अपनी प्लान के मुताबिक कमल के खेतों में जाकर एक जहरीला सांप छोड़ देता है। कुछ ही पलों में सांप कमल के पैर में डस लेता है और सांप के जहर से कमल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। शाम हो जाती है, परंतु जब कमल घर पर नहीं आता तो चिंता में आकर सुमन कमल को खेतों में देखने जाती है। खेत पर पहुंचकर वह देखती है कि कमल तो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पैरों से खून बह रहा है। ये क्या हो गया सिंड्रेला के पिताजी? आप इस तरह जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? इस तरह सुमन बहुत देर तक कमल को जगाने की कोशिश करती है, परंतु कमल की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर सुमन बहुत तेज तेज रोने लगती है। सुमन किसी तरह कमल को अपने कंधों पर उठाकर घर ले आती है। सिंड्रेला भी अपने पिताजी का यह हाल देखकर बहुत रोती है। दोनों माँ बेटी रात भर कमल की मृत्यु के शोक में जागते हैं और सुबह होते ही सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके कमल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सेठ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि सुमन का पति अब कमल इस दुनिया में नहीं रहा है।
फिर भी वह अनजान बनकर झूठे झूठे आंसू लेकर सुमन के घर पहुंच जाता है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कमल अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह कुछ कमल का बकाया 2 लाख रुपए रह गए थे। अगर तुम यह रकम लौटा देती तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बिटिया सिंड्रेला को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, कृपया सिंड्रेला के पिताजी का यह 2 लाख रुपया बकाया माफ कर दीजिए। अरे पागल समझ रखा है क्या, जो पूरे 2 लाख माफ कर दूं? 1 हफ्ते के भीतर मुझे मेरे 2 लाख चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर देना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुमन बेचारी, जिसके पास सिंड्रेला को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, उसके ऊपर सेठ का झूठा मूठा कर्जा डालकर चला जाता है। किसी तरह दोनों माँ बेटी नमक रोटी खाकर 1 हफ्ता निकाल लेते हैं और हफ्ता होते ही सेठ अपने आदमियों के साथ सुमन के घर पहुँच जाता है। सुन सुमन, तूने मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए, जिस कारण मैं यह मकान ले रहा हूँ। अब तू सीधी तरीके से यहाँ से बाहर चले जा, नहीं तो मेरे आदमी तेरे साथ छेड़छाड़ करके तुझे बाहर निकाल देंगे। सेठ जी, कुछ मासूम पर जरा रहम कीजिए। मैं इस अकेली नन्ही सी जान के साथ कहाँ रहूंगी? बाहर बहुत सारे जंगली जानवरों का खतरा है। अगर सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सब मुझे नहीं पता, जल्दी से मेरा यह घर खाली कर। और इस तरह सेठ के 1000 सुनाने के बाद सुमन वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटियों के पास कोई सहारा नहीं होता। वे दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हे भगवान, यह तेरा कैसा अनर्थ है। पहले तो तूने मेरे पति परमेश्वर को अपने पास बुला लिया और अब तूने हमारा वह घर लेकर भी हमें बेसहारा कर दिया। अगर आज मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सुमन भगवान से अपनी शिकायतें लगा ही रही होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। सुमन, मैं टुनटुन परी हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब परीलोक की परियां तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे साथ हमारी परीलोक चलो, हम तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इस तरह परी उन्हें बादलों में उड़ाते हुए अपने साथ परीलोक ले जाती है। सुमन, सिंड्रेला, तुम्हारा हमारी परीलोक में बहुत स्वागत है। सुमन और सिंड्रेला इतना सुंदर परीलोक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखो, ये जो सैंडल घर अब तुम्हें दिख रहा है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। यहाँ हम सभी परियों का जादुई सैंडल घर है। इस घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें, रहने के लिए कमरे और मनमर्जी की सभी चीजें मिलेंगी। और हाँ सिंड्रेला बेटा, तुम्हारे लिए इस जादुई सैंडल घर में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज और लहंगे भी हैं, जिन्हें पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे राजमहल जाने में देरी हो रही है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला और सुमन जब उस जादुई सैंडल घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह जादुई सैंडल घर तो बहुत ही आलीशान और बड़ा है। परी के कहे मुताबिक उसमें बहुत सारे कमरे थे, अच्छे अच्छे सोफे, पहनने के लिए कपड़े और मेकअप का सामान भी रखा था। दोनों माँ बेटियों को बहुत भूख लग रही थी। वे दोनों जल्दी से एक टेबल पर बैठ जाती है और उस टेबल पर बैठते ही दोनों के सामने जादू से स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। दोनों माँ बेटियाँ खाना खाने लगती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों को बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला था। और इसी तरह सिंड्रेला और सुमन परी के जादुई सैंडल घर में अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक नैना नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत काली थी और उसका नाक चपटा था, इसलिए सभी गांव वाले उसको काली बंदरिया कह के मजाक उड़ाते थे। नैना की एक सुनैना नाम की छोटी बहन थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो नैना के कालेपन पर उसका हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन सी रंग की ड्रेस लेके आऊँ? बताओ नैना, तुम्हारे लिए कौन सी रंग की ड्रेस लेके आऊँ? ये भी कोई पूछने की बात है माँ, काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी ना। देखो माँ, सुनैना मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। सुनैना, अपनी बड़ी दीदी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलो जल्दी से माफी मांगो दीदी से। माँ, मैंने गलत क्या बोला है? मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर भी गांव वाले नैना का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन नैना बिल्ली को खाना खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में 2 भाई बहन मोनिका और मानिक आए और नैना से बोले, देखो देखो, काली बिल्ली कैसे बिल्लियों को खाना खिला रही है। देखो देखो, इसे कहते हैं अपने लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना।
ये जानवर तुम इंसानों से अच्छे नेचर के होते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। फिर इन जानवरों के झुंड में शामिल हो जाओ। फिर इंसानों के साथ क्यों रह रही हो? नैना को जानवरों से बहुत लगाव था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती, कभी बंदरों को कुछ पिलाती। एक दिन नैना सुबह सुबह जंगल घूमने गई थी। तभी उसने एक चिड़िया को घायल अवस्था में पेड़ के नीचे देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। नैना को उस पर दया आ गई। फिर फौरन उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले गई और उसके पंखों पर पट्टी लगाई और उसे खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी सामने रख दिया। कुछ दिन बाद चिड़िया जब एकदम सही हो गई, तब नैना चिड़िया को लेकर जंगल में पहुंची और उसे उसी पेड़ के नीचे रख दिया। तब चिड़िया ने अपना वेश बदला और अपने असली परी के रूप में आ गई। नैना आश्चर्य से परी को देखने लगी। तभी परी बोली, बेटा, मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मैं चिड़िया के वेश में आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग मेरे सामने अचानक से आती है, जिसके कारण मेरे पंख कट गए और मैं घायल होकर पेड़ के नीचे गिर गई। पर तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटी, इसलिए मैं तुम्हें जादुई नेल पॉलिश दे रही हूँ, जिससे लगाते ही तुम काली से गोरी और खूबसूरत बन जाओगी। और तुम इसे अपने हाथ में पकड़कर कुछ अच्छा मांग लेना, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। क्या सच में इस नेल पॉलिश को लगाकर मैं काली से गोरी हो जाऊंगी? फिर नैना नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाती है, जिससे वो खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, सच में मैं तो काली से गोरी हो गई। अब जिसने भी मेरा मजाक उड़ाया, उससे मैं इस जादुई नेल पॉलिश से अपना बदला लूंगी। नैना बदले की भावना से गांव की ओर निकल पड़ी। तभी उसने देखा कि मोनिका सज धज के अपने पति से मिलने जा रही है। तभी नैना छुपके छुपके से मोनिका का पीछा करने लगी। वो पार्क में जाकर अपने पति अनूप के साथ बैठी और बात करने लगी। अगले महीने हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिर हम हनीमून बनाने के लिए थाईलैंड जाएंगे। कितना मजा आएगा ना? थाईलैंड ही क्यों, और भी सुंदर सुंदर जगह जाएंगे मेरी सुंदर पत्नी। नैना पेड़ के पीछे खड़ी होकर अनूप और मोनिका की सारी बातें सुन रही होती है। इस मोनिका की बच्ची ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। तभी नैना नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाते हुए बोलती है, इस मोनिका को 60 साल की बुड्ढी बना दो। तभी मोनिका 60 साल की बुड्ढी बन जाती है। अरे ये अम्बा कहाँ से आ गई? मोनिका कहाँ हो तुम? अरे अनूप, ये तो रही तुम्हारी मोनिका। तुम्हारे सामने बैठी है तुम्हारी मोनिका। अरे अम्मा, तुम मोनिका नहीं हो सकती, चलो भागो यहाँ से। इतना कहते ही अनूप वहाँ से भाग जाता है। अनूप, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये हुई ना बात। इस मोनिका को तो सबक सिखा दिया, अब इस मानिक की बारी है। हाँ। तभी नैना मानिक को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ गई। मानिक बैठा अपने घर में चाय पी रहा होता है। तभी नैना चुपके से नेल पॉलिश लगाते हुए कहती है, हे नेल पॉलिश, मानिक को तुम बूढ़ा भिखारी बना दो। तभी मानिक एक बूढ़े भिखारी में बदल जाता है। नैना मानिक के मम्मी को जोर जोर से कहती है, आंटी जी, बाहर आइए, जल्दी से देखो, भिखारी आपके घर में घुस आया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। तभी मानिक की माँ वहाँ आ जाती है। अरे घर तो बंद था, ये भिखारी कहाँ से आ गया? चल निकल घर से बाहर। ये कहते ही मानिक की माँ मानिक को घर से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है। इसे भी सबक सिखा दिया। अब मेरी प्यारी बहन सुनैना की बारी है। तभी नैना घर पहुंचती है और सुनैना कमरे में बैठकर बाल बना रही होती है। सुनैना बोलती है, क्यों आ गई काली बंदरिया? तभी सुनैना नैना को देखती है और उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, अरे तू इतनी गोरी कैसे बन गई? अभी बताती हूँ, रुक। तभी नैना नेल पॉलिश लगाकर कहती है, हे नेल पॉलिश, जल्दी से सुनैना को काली और बदसूरत बना दो। तभी सुनैना काली और बदसूरत लड़की में बदल जाती है। ये सब देखकर सुनैना जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा करके नैना सभी गांव वालों से अपना बदला निकालती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ से रानी परी गुजर रही होती है तो उसने देखा कि गांव वाले सभी रो रहे हैं।
तो वो उनके पास गई और बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? पता नहीं ये नैना कहाँ से जादू टोना सीख के आई है। उसने मेरे बेटे मान्य को बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी को बूढ़ा बना दिया। अब उससे कौन शादी करेगा? ये सुनकर रानी परी बहुत क्रोधित हो गई। फिर वो नैना के पास पहुंची और बोली, नैना, ये सब तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश ये सोचकर दी थी कि तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी, पर तुम तो इसका गलत इस्तेमाल करने लगी। ये सुनकर नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो परी से माफी मांगने लगी। बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती मानी। मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं बनाऊंगी, पर ये नेल पॉलिश यहाँ से लेकर जा रही हूँ। फिर परी ने सभी को पहले जैसा बना दिया और सभी ने परी का धन्यवाद किया और नैना से माफी मांगी। परी वहाँ से चली गई। नैना अपनी बहन और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक समय की बात है, एक गांव में निकिता नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ संतोष, पिता रोशन व 2 बहन नेहा और निहारिका के साथ रहती थी। संतोष बहुत लालची स्वभाव की थी। जब निकिता की माँ और रोशन की पहली बीवी चल बसी तो संतोष ने मौका देख पैसों के लिए रोशन से शादी कर ली। रोशन को निकिता का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए था, पर रोशन का ये फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि सौतेली माँ रोशन के सामने निकिता से अच्छे से बात करती थी, पर रोशन के काम पे चले जाने के बाद उससे वह घर का सारा काम कराती थी। उसकी बेटियां महारानियों की तरह आराम फरमाती थी। एक दिन पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खा रहा होता है, तभी संतोष कहती है, निकिता बेटा, तुमने ये क्यों नहीं खाया? जल्दी खा लो। दिन प्रतिदिन तुम दुबली पतली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी दुबली पतली हो। चलो जल्दी खाओ मेरी फूल जैसी बच्ची। सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली, क्योंकि तुम निकिता का एकदम सगी माँ जैसा ख्याल रखती हो। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे ऑफिस के काम में 6 महीने की ट्रिप पे निकलना था, सो मैं बहुत परेशान था निकिता को लेकर, पर ये सब देखकर मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। पापा प्लीज मत जाओ ना, वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हो। मुझे आपके साथ टाइम बिताने का समय ही नहीं मिलता और आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता पापा। मैं अकेली पड़ जाती हूँ, प्लीज मत जाओ ना पापा। अरे बेटा निकिता, ऐसे नहीं करते। अपने पापा को ऐसे नहीं टोकते। टोकना अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी तेरा मन लगाने के लिए तेरी दोनों बहनें और मैं हूँ ना। तभी संतोष निकिता को डराने के लिए उसे आंखें दिखाती है, जिससे निकिता डर जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन निकिता के पापा अपना सारा सामान लेकर 6 महीने की ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और अगले दिन से ही संतोष अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो निकिता के साथ बदसलूकी करती है, उसे पीटती है, मारती है, उससे घर का सारा काम करवाती है और नौकरानी की भी छुट्टी कर देती है। एक दिन संतोष बाजार में जाकर बहुत महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक लाती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो बेटी नेहा और निहारिका, ये मैं तुम्हारे लिए खास लिपस्टिक लाई हूँ, जिनका एड्स बड़ी बड़ी हीरोइन टीवी में करती है। और मैंने इनका कलर देखा तो मुझे लगा कि ये लिपस्टिक तो मेरी दोनों बेटियों के लिए ही बनी है और मैं ये लिपस्टिक तुम दोनों के लिए ली आई। माँ, ये लिपस्टिक तो बहुत महंगी है। हाँ माँ, मैंने भी सुना है कि ये लिपस्टिक तो बहुत महंगी है। मेरी बेटियों के सामने इस लिपस्टिक की क्या कीमत, इसलिए इन्हें मैं खरीद ले आई और मुझे पता है ये लिपस्टिक तुम दोनों पर बहुत सुंदर लगेगी। उधर खड़ी खड़ी ये सब निकिता देख रही होती है। निकिता को लिपस्टिक बहुत पसंद थी। वो बचपन में ही शौक के लिए अपनी माँ की लिपस्टिक लगाया करती थी, इसलिए निकिता का बहुत मन करता है लिपस्टिक लगाने के लिए और वो अपने माँ से कहती है, ये लिपस्टिक मैं भी यूज कर लूँ क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुझे पता है ये लिपस्टिक कितनी महंगी और ब्रांडेड है? तेरी औकात नहीं है इसे लगाने की। इसे लगाना तो दूर, इसे छू भी नहीं सकती। ये खास लिपस्टिक मेरे दोनों बेटियों के लिए लाई हूँ मैं। जल्दी निकल यहाँ से और हमारे लिए नूडल्स बना के ला।
बेचारी निकिता उदास मन और आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल जाती है और रसोई में नूडल्स बनाने लगती है और नूडल्स बनाते हुए कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी क्रूर औरत से शादी कर ली जो मुझे मारती है, पीटती है, ना ही कुछ अच्छा खाना देती है, ना ही कुछ पहनने के लिए देती है। माँ, कहाँ हो आप? निकिता ऐसा कह रही होती है, तभी उसका ध्यान नूडल से हट जाता है और सारी नूडल्स जल जाती है, जिसकी सुगंध सूंघकर संतोष रसोई में आ जाती है और जली हुई नूडल्स देखकर संतोष बहुत गुस्सा हो जाती है और निकिता को एक जोर से चाटा मारकर कहती है, अरे अक्ल की अंधी, सारे नूडल्स जला दिए। पता है ये नूडल्स कितने महंगे थे? इनके पैसे तेरा बाप भरेगा क्या? निखंबी कहीं की। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? अब जा जल्दी से दुकान से और नूडल्स लेके आ। निकिता उदास होकर वहां से नूडल्स लाने चली जाती है। जब भी उदास होती वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाया करती थी। आज भी उसी पेड़ के पास बैठी थी, तभी उसकी नजर एक डूबती हुई बिल्ली पर पड़ती है। अरे ये बेचारी बिल्ली तो डूब रही है, मुझे इसे बचाना होगा कैसे भी करके। तभी निकिता बिना कुछ सोचे समझे उस नदी में कूद जाती है बिल्ली को बचाने के लिए। जैसे तैसे करके निकिता उस बिल्ली को पानी से बाहर निकालती है। तभी वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैं एक अग्नि परी हूँ, मुझे पानी से बहुत खतरा रहता है। गलती से मैं पानी में डूब गई थी, इसलिए मैंने अपना रूप एक बिल्ली में बदल लिया था। अगर तुम जल्दी ना करती तो मैं हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाती। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? निकिता अपनी सारी कहानी परी को बताती है, जिस पर परी अपने जादू से निकिता को 3 जादुई लिपस्टिक देती है। निकिता बेटा, ये 3 जादुई लिपस्टिक है। ये तीनों जादुई लिपस्टिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास घर का ज्यादा काम हो तो तुम पिंक लिपस्टिक से कह देना, ये तुम्हारा सारा काम कर देगी। और भूख लगे तो लाल लिपस्टिक से कह देना कि तुम्हें खाना दे देगी। और धन चाहिए हो तो इस सुनहरी लिपस्टिक से कह देना, ये तुम्हें धन ला कर दे देगी। ऐसा कहते ही परी वहां से गायब हो जाती है। तभी निकिता खुशी खुशी से वो तीनों जादुई लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। अब जब भी उसे घर का काम मिलता तो वह पिंक लिपस्टिक से कहती, घर का सारा काम कर देती। उसे भूख लगती तो वह लाल लिपस्टिक से कहती, और उसे धन चाहिए होता तो वह सुनहरी लिपस्टिक से कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन संतोष और उसकी दोनों बेटियां बैठकर बात कर रही होती है। तभी निहारिका बोलती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, ये निहारिका की बच्ची इतना सारा काम इतनी जल्दी कर देती है और हम इसे खाना एक वक्त का भी सही से नहीं देते। इसमें इतना सारा काम करने की शक्ति कहाँ से आ जाती है? हाँ, निहारिका बिल्कुल सही बोल रही है। आजकल बहुत खुश लग रही है। हमें इसका पता लगाना ही होगा। इसके बाद संतोष और उसकी दोनों बेटियां निकिता पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब निकिता लिपस्टिक यूज कर रही होती है, तभी संतोष उसे देख लेती है और सारी बातें अपनी बेटियों को बता देती है। इसके बाद वह तीनों चुपके से उन लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है, जिससे वह काली हो जाती है और जहर फैलने के कारण वह मर जाती है। उसके बाद रोशन अपने काम से आ जाता है। तब निकिता उसे सारी बातें बता देती है और रोशन भी निकिता से माफी मांग लेता है और दोनों खुशी खुशी आराम से रहने लगते हैं। रतनपुर गांव में मीरा नाम की एक लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। मीरा की भाभी संतोष स्वभाव से बहुत खड़ूस थी और अत्याचारी भी थी। वो चाहती थी कि मीरा की शादी किसी भी ऐरे गैरे से हो जाए ताकि शादी का खर्चा बच जाए। वो मीरा के लिए रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन संतोष बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा बहुत मजबूर और भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयों के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो संतोष के पास आता है और उससे कुछ पैसे की मदद मांगता है।
मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा पर मुझे कोई काम ही नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये भिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से मीरा की शादी करा दूं तो हम उस आफत से छुटकारा पा लेंगे और 1 रुपया भी मीरा की शादी में लगेगा नहीं। हमारे सिर से बला टल जाएगी और हम पति पत्नी आराम से रह सकेंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आप जो कहोगी मैं करूँगा, बस मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। संतोष उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन मीरा का भाई पंकज काम पर जा रहा था। तभी संतोष पंकज से बोली, पंकज, मैंने अपनी मीरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं आज ही उस लड़के को घर पे बुला लेती हूँ। पर संतोष, लड़का कैसा है, क्या करता है, कैसा खानदान है, हमें ये सब देखना पड़ेगा कि नहीं? बस आ गई ना ये बात तुम्हारे दिमाग में। तुम तो सोचते हो कि मैं तो मीरा की भाभी हूँ, माँ होती तो अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। मैं आपकी मीरा के लिए गलत रिश्ता ढूंढकर थोड़ी ना लाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, आज तुम लड़के को घर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। संतोष जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो और कोई नहीं, वो भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम मोहन था। ये सारी युक्ति संतोष की थी। उसने मोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे दे दिए थे ताकि वो अच्छे खानदान का लगे। मोहन तैयार होकर घर पर आ जाता है। मोहन की मजबूरी थी कि वो एक गरीब भिखारी था। संतोष ने उसके माँ के इलाज के बदले में उससे शर्त रखी थी, वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। मोहन की दूसरी शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। मोहन, पगार कितनी दे रहे हैं? जी 50। ओ हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हारी माता से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए बढ़िया तो है। कब जाना है तुम्हें? वो अगले हफ्ते निकलना होगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए माँ को साथ ही ले जाऊंगा और वहीं हम सारे रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे अच्छे विचार देखकर मैं बहुत खुश हुआ बेटा, पर इतनी जल्दी? हमें कुछ तो तैयारी करने दो। मीरा हमारी इकलौती बहन है। अरे आप ये कैसी बातें करते हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के प्रति खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। संतोष ने मोहन को सब कुछ समझा दिया था। बेचारा मोहन, उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। पंकज भी उनकी बातों में आ गया और मीरा की शादी मोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर मीरा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद मोहन मीरा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी सच्चाई बता देता है। ये है सारी सच्चाई मीरा। अगर तुम अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। संतोष भाभी ने भले ही आपकी शादी किसी भी तरह से की हो, आप मेरे पति हो, माँ मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहोगे मैं वहीं रह लूंगी। मैं वापस जाकर अपने भैया को और कष्ट नहीं देना चाहती। मीरा मोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़ती है। मीरा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए। मोहन और मीरा मिलकर गांव के पास ही झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। मीरा अपनी सास और मोहन के साथ उस झोपड़ी में रहने लगती है। मोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो मीरा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाता था और उसी को बेचकर वो गुजारा करते थे। एक दिन मोहन और मीरा जंगल में लकड़ियां काटने गए होते हैं। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी की कर्राने की आवाज आने लगी। वो दोनों देखते हैं गहरे गड्ढे में बहुत बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है।
मीरा और मोहन किसी भी तरीके से उस बूढ़े व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आ जाता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ जो जंगल के रास्ते पे जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वो गड्ढा खोदा था, पर पता नहीं, शायद बारिश में मेरी नजर नहीं आया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। अगर तुम दोनों वहाँ टाइम पर नहीं आते तो मैं शायद मर जाता। बाबा, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी लो। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? मोहन उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी एक जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगी वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया और उनकी झोपड़ी आलीशान बन गई। मीरा, मोहन और उसकी माँ आराम से उस झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मीरा, सचमुच तुम हमारे लिए लक्ष्मी के रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं भैया भाभी से मिल आऊं। हाँ हाँ, मोहन तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर ले जाएगा। मीरा बहुत सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया भाभी से मिलने जाती है। पंकज अपनी बहन मीरा को देखकर बहुत खुश था, पर संतोष की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। शायद उसने जो गलती करी थी वो उसकी सजा भुगत रही थी। मीरा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी। पता नहीं कैसी बीमारी लगी, ठीक होने में ही नहीं आ रही। मुझे माफ कर दे मीरा बेटा। नहीं भाभी जी, ऐसा मत कहो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मीरा वापस अपने घर आ जाती है। मेरी भाभी की बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मुझे मिल जाए मेरी जादुई झोपड़ी। मीरा वो दवाई अपने भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो मीरा को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद मीरा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जिंगा लाला स्टोरीज। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में आनंदी नाम की एक औरत अपनी बेटी प्रिया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। आनंदी बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सेठानी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। आनंदी अपनी बेटी प्रिया को पढ़ने लिखने के लिए इंटरनेशनल स्कूल में भेजती थी। प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वो हर साल अपने स्कूल में प्रथम आती थी, इसलिए वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आनंदी काम से घर वापस आती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसको पसीने आते हैं। अपनी माँ को पसीने आते हुए देख प्रिया कहती है, माँ, तुम अभी अभी काम से आई हो और आते ही खाना बनाने में लग गई। माँ, देखो तो आपके शरीर से कितना पसीना आ रहा है। आप अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। माँ, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। प्रिया बेटी, अब गर्मी तो लगेगी ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, परंतु इसका मतलब यह थोड़ी ना कि मैं अपनी बेटी के लिए खाना न बनाऊं। प्रिया बेटी, तुम जाकर बेड पर बैठकर पढ़ाई कर लो। कुछ दिनों बाद तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। तुम हर वर्ष की तरह इस साल भी मेरा नाम रोशन करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ। माँ, गर्मी बहुत है, इसलिए मुझसे पढ़ाई नहीं की जा रही। पंखा भी हवा नहीं दे रहा है। मैं घर के बाहर चारपाई पर बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ। इतना कहकर प्रिया घर के बाहर चली जाती है। प्रिया अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है और थोड़ी देर बाद आनंदी खाना बनाकर प्रिया को बुलाने बाहर आती है। प्रिया बेटी, खाना बन गया है, आकर अंदर जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, परंतु सेहत से ज्यादा नहीं। किसी ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए पहले खाना, उसके बाद पढ़ाई। माँ, घर के अंदर बहुत गर्मी है, आप खाना लेकर बाहर ही आ जाओ। मेरा इतनी गर्मी में घर के अंदर जाने का मन नहीं है, और वैसे भी आपको भी तो गर्मी लग रही होगी। हाँ बेटी, परंतु मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। हम गरीब हैं और गरीबों की किस्मत में एसी की हवा नहीं होती। अब हमारे पास जो है हमें उसी में गुजारा करना होगा, इसलिए इस तरह गर्मी गर्मी चिल्लाने से गर्मी कम थोड़ी ना हो जाएगी। चलो बेटा, अंदर चलकर खाना खाते हैं।
इसके बाद आनंदी और प्रिया घर के अंदर जाते हैं और एक साथ बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह जब प्रिया की स्कूल की छुट्टी होती है, आनंदी काम पर जाने वाली होती है। तभी प्रिया कहती है, माँ आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, इसलिए आज मैं भी आपके साथ सेठ के घर पर चलती हूँ। वहाँ पर मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगी। इसके बाद आनंदी प्रिया को लेकर सेठ के घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आनंदी सेठ के घर पहुँच जाती है। प्रिया सेठ के घर को देखते ही रह जाती है। तभी सेठानी कमला आनंदी से कहती है, अरे आनंदी, आज तुम अपने साथ किसको लेकर आ गई हो? तुमने हमारे घर को अनाथ आश्रम समझ के रखा है जो किसी को भी लेकर आ जाती हो? नहीं सेठानी जी, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह मेरी बेटी प्रिया है। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि इसे अपने साथ यहाँ पर ले आती हूँ, जिससे यह घर के कामकाज भी सीख जाएगी। अच्छा ठीक है, इसको कह देना कि घर में ज्यादा उछल कूद ना करे और एक जगह पर बैठ जाए, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छी अच्छी चीजें देखी नहीं कि मन ललचाया। इतना कहकर सेठानी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आनंदी प्रिया से कहती है, देखा प्रिया, तुमने तो सब सुन ही लिया है, इसलिए चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना और ज्यादा उछल कूद मत करना। अगर तुमने ज्यादा उछल कूद करी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है माँ, मैं सोफे पर बैठ जाती हूँ और उछल कूद नहीं करूँगी। इतना कहकर आनंदी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सेठानी की बेटी निधि वहाँ आती है, जो कि प्रिया के स्कूल की सहेली थी। अरे प्रिया, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? निधि, क्या यह तुम्हारा घर है? मैं तो यहाँ अपनी माँ के साथ काम करने आई थी। मेरी माँ इस घर में काम करती है। अच्छा, तो तुम आनंदी आंटी की बेटी हो? अच्छा हुआ आनंदी आंटी तुम्हें यहाँ ले आई। आज स्कूल की छुट्टी होने के कारण मैं घर में अकेले बोर हो रही थी। आज से तुम स्कूल की छुट्टी के बाद हर दिन आना, हम दोनों बहुत खेलेंगे और मजे करेंगे। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। इस तरह से निधि प्रिया को अपना घर दिखाती है और अब प्रिया निधि के साथ हर दिन खेलती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन प्रिया और निधि खेलते खेलते स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां प्रिया की नजर एक पुराने स्कूल बैग पर पड़ती है, जो निधि के लिए तो पुराना था परंतु प्रिया के स्कूल बैग के मुकाबले नया था। अरे निधि, ये स्कूल बैग कितना सुंदर लग रहा है और तुमने इसको यहाँ स्टोर रूम में क्यों रखा? क्या यह बैग तुम्हारे किसी काम का नहीं? अरे प्रिया, यह बैग कितना गंदा और पुराना है, इसलिए मैंने इसे स्टोर रूम में फेंक रखा है। और वैसे भी मेरे पास बार्बी डॉल वाला स्कूल बैग है, इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। निधि, तो क्या मैं इस स्कूल बैग को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास मेरा फटा पुराना स्कूल बैग है, जिसमें छेद होने के कारण मेरे आए दिन कभी पेंसिल तो कभी रबर गिरते रहते हैं। तो क्या तुम मुझे ये स्कूल बैग दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिया, तुम ये स्कूल बैग रख लो। और प्रिया, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो छोड़ो, अब तुम मेरा स्कूल बैग रख लो। वैसे भी मेरे घर में तो यह इधर उधर पड़ा ही रहता है। और तुम माँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना, माँ से मैं बात कर लूंगी। इस तरह से प्रिया शाम को अपने साथ वह स्कूल बैग ले जाती है। घर पहुंचकर जब आनंदी प्रिया के हाथ में वह स्कूल बैग देखती है तो कहती है, बेटी, ये स्कूल बैग तुम्हें कहाँ से मिला? माँ, ये स्कूल बैग निधि का है। जब मैं आज निधि के घर गई थी तो उसने मुझे दिया। ये स्कूल बैग उसके स्टोर रूम में पड़ा हुआ था और मैंने जब उसे अपने फटे पुराने स्कूल बैग के बारे में बताया तो उसने अपना ये स्कूल बैग मुझे दे दिया। परंतु बेटी, ये तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें पता भी है क्या, अगर ये बात सेठानी तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं इस स्कूल बैग को कल सेठानी के घर वापस दे आऊंगी। प्रिया अपनी माँ की बात सुनकर रोने लगती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। चुप हो जाओ प्यारी बेटी प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी सहायता करने। अब तुम जल्दी से चुप हो जाओ। प्रिया, तुम बहुत नादान और मासूम बच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारी नादानी देखकर तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हें यह एक जादुई बैग देना चाहती हूँ। इस जादुई बैग की सहायता से तुम कुछ भी मांग सकती हो, परंतु तुम्हें एक वादा करना होगा कि पैसा आने के बाद तुम कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करोगी। हाँ परी जी, मैं वचन देती हूँ कि पैसे आने के बाद मैं कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें जब भी इस बैग से कुछ मांगना हो तो तुम 3 बार इस बैग को धन्यवाद बोलकर कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा, तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने वादे को नहीं भूलोगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद प्रिया तुरंत जादुई बैग को 3 बार धन्यवाद बोलकर उसे खाने पीने के लिए अच्छा खाना मांगती है। प्रिया के इतना कहते ही वहाँ पर स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। प्रिया बहुत भूखी थी, इसलिए वह अपनी माँ के साथ भर पेट खाना खा लेती है और उसके बाद प्रिया जादुई बैग की सहायता से
अपने लिए एसी मांगती है। प्रिया के इतना कहते ही वहाँ पर पलक झपकते ही एक एसी आ जाता है। यह देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद प्रिया गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाती है और उस दिन के बाद प्रिया गांव वालों की सहायता करती है। हीरापुर गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से मुस्कान गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी और वहीं सीमा एक सांवली और बिना बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? तभी वहाँ मुस्कान आ जाती है और हंस के कहती है, सीमा, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके बिना बालों के सर में लगा रही है? मैं तुझसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तू काली पीली शक्ल के साथ बिना बालों का सर लेकर भेज दिया। मुस्कान, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना? क्यों, सच कहा ना मेरी काली सौतेली बहन। सीमा लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन का उदासपन उसकी आंखों से बह रहा था, मगर वो सिर्फ शांत होकर उसकी सारी बातों को सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने का हक छीन लिया गया था। वो बिना कुछ कहे बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचने पर उसकी कॉलेज की लड़कियां मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो देखो, आ गई काली कलूटी, अब गंजे सर के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसका गंजा सर देखकर मुझे एक शक होता है, कहीं इसके कैंसर तो नहीं हो गया। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। कॉलेज की सभी लड़कियां लड़के उसे नापसंद करते और उसका कॉलेज में आने का विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उस पर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसका गंजा सर, मतलब इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरा ये गंजा सर, जरूर तुझे कोई रोग है। सीमा वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी वहाँ मुस्कान भी कॉलेज से आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुना है इस काली कलूटी को कैंसर है, कैंसर। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो इसका रोग हमें लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, मैं कहाँ जाऊंगी माँ? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और गंजे सर के साथ कौन शादी करेगा तेरे साथ? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मार के बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मार के बेचारी सीमा को निकाल देते हैं। सीमा रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और गंजा सर मेरे लिए तो शराब बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में भी मुझ पर वार हुआ, सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया, कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो माँ? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? सीमा का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और सीमा एक पेड़ के नीचे बैठकर वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वह खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहां उसको उसकी मरी हुई माँ गीता नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। सीमा बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस कालेपन व गंजेपन को मिटाने आई हूँ, जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी गीता के अंदर एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो सीमा के अंदर समा जाता है और प्रकाश सीमा में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं और साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में सीमा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी गीता कहती है, सीमा, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है।
अब तुम जब भी इनसे मदद मांगोगी तो बढ़ चढ़ कर ये तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया है। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बाल और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, मुस्कान देखो, मेरे बाल आ गए हैं। कल रात जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे लंबे और जादुई बाल दिए। क्या? जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें तो। ए मेरे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही सीमा ऐसे कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है। उसमें से ढेर सारे नोटों की घड़ियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी सीमा, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी लेकिन तू तो मेरा खजाना निकली मेरी बच्ची। इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की। बेटा जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तू यही रहेगी हमारे साथ। जादुई बालों के कारण अब सीमा को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना करी थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब सीमा अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसे एक औरत मिली जो बहुत ज्यादा बीमार थी। बेटी, मेरी मदद करो बेटी। क्या हुआ माँ जी? क्या परेशानी है आपको? अरे सीमा, पास मत जा इस बुढ़िया के। देख नहीं रही ये बीमार है, कहीं तुझ में ना फैला दे। और एक बार बीमार हो गई तो कई दिनों तक चारपाई से नहीं उठ पाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा, मुझे इस बीमारी ने जकड़ रखा है मैं हर रोज इससे मर रही हूँ। मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे बेटा। ऐ मेरे जादुई बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती है वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिससे वह बूढ़ी औरत एकदम से स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन मिल गया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। इसके बाद सीमा अपने घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन सीमा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी और सबकी मदद करती थी। ये सब देख मुस्कान को बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी ज्यादा फेमस हो गई है। जब से इसके जादुई बाल क्या आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए हैं। लेकिन आज इसके सोने पर इसके जादुई बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। सीमा जब सो रही होती है तो मुस्कान कैंची लेकर उसके बालों को काटने आती है, लेकिन जैसे ही उसके बालों के पास जाती है तो वह खुद ही पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देख वह चिल्लाती है और कहती है, मेरे बालों को ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो पूरी गंजी हो गई अरे क्या हो गया? ये कौन चिल्ला रहा है? अरे मुस्कान, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी लेकिन मैं खुद ही गंजी हो गई। देखो माँ। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ना। मुस्कान, काश तुम समझ पाती, जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी सगी बहन जैसा प्यार किया है, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण तुम्हें आज ये सजा मिली है मुस्कान। सीमा की बात सुनकर मुस्कान का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए सीमा से माफी मांगती है। सीमा उसे माफ कर देती है और अपने जादुई बालों से उसके सिर पर वापस बाल ला देती है। इसके बाद सुमित्रा और मुस्कान सीमा को खूब प्यार और सम्मान देने लगती हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में एक सिंड्रेला नाम की लड़की हंसी खुशी से रह रही थी। सिंड्रेला की नीली नीली आंखें, सुंदर गुलाबी गाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। वो एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सिंड्रेला बहुत उदास हो गई, क्योंकि अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने उसे कुछ आखिरी बातें करने के लिए बुलाया था।
सिंड्रेला मेरी प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। एक अच्छा जीवन जीना और दूसरों की मदद करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। माँ ऐसे मत बोलो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। सिंड्रेला इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ का निधन हो जाता है। सिंड्रेला ये सदमा झेल नहीं पाती और बहुत उदास रहने लगती है। उसकी रोजाना की खुशी और खिलखिलाता हुआ चेहरा यूं अचानक उदास हो जाता है। यह देखकर उसके पिता एक सुलेखा नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेते हैं। सुलेखा एक बहुत ही जालिम और निर्दयी औरत थी। वह शादी के शुरुआत के दिनों में सिंड्रेला का बहुत ध्यान रखती थी और कहीं न कहीं उसके पिता के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहती थी। सुलेखा की अपनी एक बेटी भी थी जिसका नाम रूबी था। रूबी अपनी माँ की लाडली थी और सुलेखा उसकी हर एक इच्छा पूरी किया करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक बार सिंड्रेला के पिताजी को किसी जरूरी काम से कुछ महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। सिंड्रेला अपने पिताजी के शहर जाने की वजह से बहुत दुखी हुई थी, परंतु कहीं न कहीं सिंड्रेला के पिताजी को यह विश्वास था कि उनकी दूसरी पत्नी सुलेखा सिंड्रेला का पूरा ध्यान रखेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। सिंड्रेला के पिता के जाते ही सुलेखा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुलेखा ने सिंड्रेला को गायों के तबेले में रहने के लिए जगह दे दी। साथ ही साथ उसने सिंड्रेला के सभी सुंदर कपड़े उससे छीन लिए और पुराने कपड़ों में आने को कहा। आज से तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें सुंदर कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन। रोज सवेरे जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई, मेरी इकलौती बेटी के लिए नाश्ता तैयार करना होगा। एक भी दिन अगर इस काम में देरी हुई तो तेरा इस घर में रहना बंद, समझी? उस दिन के बाद सिंड्रेला ने घर के सभी काम करने शुरू कर दिए। वह रोज सुबह उठकर झाड़ू पोछा करती और जैसे तैसे रूबी के लिए नाश्ता तैयार करती। क्योंकि सिंड्रेला शुरू से ही अपनी माँ की लाडली थी, इसलिए उसे घर के कामकाज नहीं आते थे, जिस वजह से शुरुआत में सिंड्रेला को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ सुलेखा की इकलौती बेटी रूबी को घर के एक भी काम नहीं करने पड़ते। वह बस बिस्तर पर पड़े पड़े खाती रहती थी और कूड़ा करती थी। रूबी सिंड्रेला की सुंदरता से बहुत जलती थी और हमेशा उसका बुरा ही चाहती थी। सुबह से शाम तक घर के काम करने की वजह से सिंड्रेला की हालत बहुत गंदी होती जा रही थी और उसमें से पसीने की बदबू भी आती थी। सिंड्रेला, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम कितनी बदबूदार और गंदी हो। तुम्हें अपने गंदे से चेहरे पर शर्म आनी चाहिए। मुझे देखो, मैं कितनी साफ सुथरी हूँ। मेरे कपड़े भी ब्रांडेड और महंगे हैं। तुम्हारी औकात मेरे आगे एक भिखारन की तरह है, समझी तुम? इसी तरह रूबी और सुलेखा दोनों मौका ढूंढकर सिंड्रेला का अपमान किया करते थे। एक दिन सिंड्रेला सभी के लिए खाना परोस रही थी। साथ ही उसे बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। माँ, क्या मैं इसमें से कुछ खाना खा सकती हूँ? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। नहीं, हमारे इस खाने को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे कितनी बार बताया है कि तुझे सिर्फ बचा हुआ खाना ही मिलेगा। अगर इसमें से कुछ बचा तो मैं तुझे आवाज लगा दूंगी। चल अब जा यहाँ से, कल मुँह कहेगी। सिंड्रेला तबेले में अकेले रहने की वजह से उसकी दोस्ती कुछ चिड़िया और चूहों से हो जाती है। वो दिल की बहुत साफ थी। उसे खाने के लिए बचा कुचा खाना ही मिलता था। उसमें से भी आधा हिस्सा वो अपनी दोस्तों चूहों और चिड़ियों के लिए रखती थी। खाओ प्यारे चूहों, मुझे पता है तुम भी मेरी तरह भूखे और प्यासे होगे और फिर तुमसे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसी तरह एक दिन मोहल्ले में राजा का एक सैनिक आता है और घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपने बेटे के 18वें जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन किया है। इस शुभ फंक्शन में राजा ने गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। जो भी लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, राजकुमार उसे अपना जीवन साथी बनाएंगे। यह खूबसूरत समाचार सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती है। सिंड्रेला भी यह सुनकर बहुत खुश होती है, परंतु वह जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसे कभी इस फंक्शन में जाने नहीं देगी। सिंड्रेला सारी हिम्मत जुटाकर फिर भी एक बार पूछने की कोशिश करती है, माँ, क्या मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो सकती हूँ? क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो? राजा ने सुंदर और आकर्षक लड़कियों को बुलाया है, उन्हें किसी काम वाले की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बेटी रूबी के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने की परमिशन दूंगी।
सिंड्रेला अपनी माँ की इस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि आखिरकार सुलेखा ने उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे दी थी। वह जल्दी से अपने तबेले में जाकर रूबी के लिए एक सुंदर सा गाउन सिलने की तैयारी करती है। सिंड्रेला रात भर जागकर रूबी के लिए गाउन सिलती है और आखिरकार सुबह होते होते एक सुंदर सा गाउन तैयार हो जाता है। ये लीजिए माँ, रूबी बहन के लिए मैंने यह गाउन तैयार कर दिया। वाओ, तुमने तो बहुत सुंदर गाउन तैयार किया है। रूबी अपने कमरे में ही होगी, तुम जल्दी से उसे तैयार कर दो। मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक लड़कियों में लगनी चाहिए। सिंड्रेला अपनी माँ की एक और बात मानकर रूबी को तैयार करने में लग जाती है। अरे सिंड्रेला, तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रही हो? जल्दी से मेरे बाल बना दो। हाँ रूबी रुको, मैं अभी तुम्हें तैयार कर देती हूँ। सिंड्रेला रूबी को बहुत सुंदर से तैयार कर देती है। वाओ, यह गाउन तो मेरी बेटी पर बहुत खिल रहा है। सुन सिंड्रेला की बच्ची, मैं और मेरी प्यारी बेटी दोनों महल में पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तू हमारे लौटने तक घर के सभी बचे हुए काम कर लेगी, समझ गई? परंतु माँ, मुझे भी तो फंक्शन में जाना है। क्या तू फंक्शन में जाना चाहती है? पागल लड़की, क्या तू फटे कपड़े पहनकर जाएगी महल में? इस हालत में तो तुझे महल का एक सिपाही भी नहीं पसंद करेगा। और फिर मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार मेरी बेटी की सुंदरता को देखते ही रह जाएगा, उसका दीवाना हो जाएगा। तेरा वहाँ कोई काम नहीं है, चुपचाप घर पर रह, समझी? इतना कहकर वह माँ बेटी राजमहल में जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिंड्रेला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के आगे बहुत जोर जोर से रो रही थी। आखिर आज फंक्शन में मैं क्यों नहीं जा सकती? आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वह जरूर मेरे लिए मार्केट से सबसे सुंदर और महंगा लहंगा लेकर आती। सिंड्रेला रो ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में एक जोरदार रोशनी होती है। उस रोशनी की चमक सिंड्रेला की आंखों पर लगती है। सिंड्रेला उस प्रकाश की ओर देखती रहती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। सिंड्रेला, रो मत, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी सिंड्रेला सारी कहानी परी को सुनाती है। यह सब सुनने के बाद परी को सिंड्रेला पर बहुत दया आती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी राजमहल में जरूर जाओगी। क्या? मैं पार्टी में जाऊंगी? परंतु वो कैसे? मेरी हालत तो देखो। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूँ ना, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल जादू से आ जाता है। वह लहंगा और सैंडल देखने में बहुत ही खूबसूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यह एक लहंगा और सैंडल है जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगोगी और राजकुमार भी तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस जादुई लहंगा और सैंडल का जादू केवल 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद तुम अपने पुराने वास्तविक रूप में आ जाओगी। और हाँ, मैंने अपने जादू से तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे लिए एक घोड़ा गाड़ी खड़ी कर दी है। तुम जल्दी से तैयार होकर राजमहल फंक्शन में चली जाओ। सिंड्रेला परी की बातों से बहुत खुश होती है और उसे जादुई लहंगा और सैंडल के लिए धन्यवाद देती है। परी के जाने के बाद सिंड्रेला जल्दी से वह जादुई लहंगा और सैंडल पहन लेती है। लहंगा पहनते ही सिंड्रेला की खूबसूरती और निखर जाती है और वह परी के कहे मुताबिक दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक लड़की लग रही थी। सिंड्रेला तैयार होकर अपने दरवाजे पर जाती है तो वह घोड़ा गाड़ी उसका इंतजार कर रहा होता है। सिंड्रेला उस गाड़ी में बैठकर जल्दी से राजमहल पहुंच जाती है। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है, राजमहल की सुंदरता उसे बहुत अच्छी लगती है। अंदर राजमहल में और भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हुई थी, परंतु सिंड्रेला की सुंदरता के आगे उन सभी की सुंदरता फीकी लग रही थी। सभी लड़कियों की नजर राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। पार्टी में रूबी और सुलेखा भी आए हुए थे, परंतु वह सिंड्रेला की खूबसूरती के आगे उसे पहचान न सके और बस उसे एक टक देखते ही रहे। तभी राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। राजकुमार को भी सिंड्रेला इतना भाती है कि पहली नजर में उनका दिल सिंड्रेला पर आ जाता है। राजकुमार सिंड्रेला के पास जाकर बोलते हैं, हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? क्यों नहीं राजकुमार जी, मुझे आपके साथ डांस करके खुशी होगी।
उसके बाद राजकुमार और सिंड्रेला साथ में बहुत मजे करते हैं और डांस भी करते हैं। सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस में इतनी मगन थी कि उसे समय का पता न चला। तभी अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर जाती है। 12 बजने में केवल 10 मिनट बाकी थे। हे भगवान, परी ने कहा था 12 बजते ही मैं अपनी फटी पुरानी रूप में आ जाऊंगी, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। तभी सिंड्रेला वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करती है। यह देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या हुआ सुंदर युवती, मेरी बात तो सुनो जरा, कहाँ जा रही हो? परंतु सिंड्रेला किसी की नहीं सुनती और घर की तरफ दौड़ने लगती है। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला की एक सैंडल राजमहल में ही छूट जाती है। सिंड्रेला का पीछा करते हुए राजकुमार को उसकी सैंडल मिल जाती है और वो उसे संभाल कर रख लेते हैं। यहाँ घर आकर सिंड्रेला मन ही मन राजकुमार के बारे में सोच रही होती है। क्या मैं दोबारा राजकुमार से मिल पाऊंगी? क्या राजकुमार ने मुझे पसंद किया भी होगा? सिंड्रेला की यह बातें सुनकर पास खड़ी गाय बोलती है, राजकुमार तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, जल्दी ही वह तुमसे मिलने भी आएंगे। गाय की यह बात सच निकलती है और वहाँ महल में राजकुमार अपने सभी सैनिकों को राजकुमारी की वह सैंडल देकर ढूंढने भेजते हैं। चलो सैनिकों, हमें हमारी होने वाली पत्नी की तलाश है। तुम सभी यह सैंडल लेकर घर घर जाओ और पता करो यह सैंडल किस लड़की की है। सैनिक ऐसा ही करते हैं और वह सिंड्रेला के घर पहुंच जाते हैं। आइए आइए, यह सैंडल तो मेरी बेटी रूबी का ही है। सैनिक रूबी को वो सैंडल पहनने को देता है। रूबी सैंडल पहनती है परंतु वह सैंडल उसके पैर में फिट नहीं बैठती। फिर भी रूबी बोलती है, लो देख लो, मैंने कहा था ना ये सैंडल मेरी ही है। तुम्हें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह हमें साफ नजर आ रहा है, इसलिए सैंडल तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर सैनिक वापस जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। ए लड़की, तुम कौन हो? जल्दी से यहाँ आकर ये सैंडल पहनकर दिखाओ। अरे यह हमारे घर की नौकरानी है, इसे सैंडल पहनाने की क्या जरूरत है? तुम चुप हो जाओ, यह राजकुमार का आदेश है कि गांव की हर एक लड़की को यह सैंडल पहनाकर दिखाई जाए। सिंड्रेला जैसे ही वह सैंडल पहनती है उसके पैर में वो सैंडल सेट हो जाती है। ए लड़की, क्या ये सैंडल तुम्हारा है? हाँ, यह सैंडल मेरा ही है जो जल्दीबाजी में मुझसे राजमहल में छूट गया था। फिर सैनिक सिंड्रेला को राजमहल ले जाते हैं। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम मुझे सबसे सुंदर लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे राज्य की रानी बन जाओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला खुश होकर राजकुमार से शादी के लिए हाँ बोल देती है और इस तरह दोनों की हंसी खुशी से शादी हो जाती है और राजकुमार और सिंड्रेला अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।